वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज 4 अप्रैल 2022 है, तो आइए देख लेते हैं कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हमें कवर करने हैं। आगे बढ़ने से पहले ये जानकारी है आईडीएमपी के बारे में। आप अपनी ऑर्गेनाइज्ड प्रिपरेशन कर सकते हैं 2023 के लिए, जहां पर आपके पास होगा टारगेट मटीरियल, क्वेश्चन पेपर्स के फॉर्म में जो क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यूज और प्रीलिम्स और मेंस के फॉर्म में होंगे। आप इस कोर्स को 18 अप्रैल तक अवेल कर सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही अवेलेबल है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला आर्टिकल है वो अंटार्कटिक बिल 2022 के बारे में है। वैसे तो बिल्स बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होते जब तक वो एक्ट ना बन जाए, लेकिन ये बिल इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इंडिया के टेरिटरी के बाहर किसी टेरिटरी के संबंध में प्रावधान करता है, जो बेसिकली किसी एक कंट्री के द्वारा ओन नहीं किया जाता, बल्कि उसे ग्लोबल कॉमन्स की कैटेगरी में रखा जाता है। ग्लोबल कॉमन्स का मतलब ये होता है कि वो जो सभी के लिए कॉमन है, जिसमें हाई सीज एंड अंटार्कटिका जैसी टेरिटरीज आ जाती हैं। जो अंटार्कटिका बिल है, लोकसभा में हाल ही में उसे इंट्रोड्यूस किया गया है। इसके प्रावधानों को हम बहुत ही ब्रीफ में समझेंगे ताकि आप इसे आसानी से दिमाग में बिठा सकें। इंडिया के पास अपने ओन नेशनल मेजर्स होंगे इस बिल के पास हो जाने के बाद, जिसके माध्यम से हम अंटार्कटिक जो पूरा ये रीजन है उसके इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे और जो उससे एसोसिएटेड इकोसिस्टम है उसे कैसे बचाया जाए उसके प्रावधान हम अपने हिसाब से समझेंगे। इसके माध्यम से अंटार्कटिका के रीजन में जो विजिट्स होती हैं या फिर जो एक्टिविटीज होती हैं उनको रेगुलेट करने के प्रावधान भी किए जाएंगे। फर्दर वहां पे जो अन्य पार्टीज ऑलरेडी अवेलेबल हैं उनके साथ क्या पोटेंशियल डिस्प्यूट्स हो सकते हैं उनको भी इसमें कवर किया गया है। उन्हें कैसे रिड्रेस किया जाएगा उस पर भी बात की गई है। पीनल प्रोविजंस का भी प्रावधान है। जो इंडियन एंटिटीज अंटार्कटिका में इन्वॉल्व हैं वो किसी भी प्रावधान का वायलेशन करते हैं तो एप्लीकेबिलिटी किसके ऊपर ये अप्लाई होगा। कोई भी इंडियन, फॉरेन सिटीजन, कॉर्पोरेशन, फर्म्स या फिर ज्वाइंट वेंचर्स जो इंडिया में फंक्शन कर रहे हैं, अगर वो इस ट्रीटी के प्रावधानों को फॉलो करते हैं तो फिर अंटार्कटिका के रीजन में जो भी एक्टिविटीज हैं उसमें शामिल हो सकते हैं। कोई भी वेसल या फिर एयरक्राफ्ट जो या तो इंडिया का है या फिर इंडियन एक्सपीडिशन का पार्ट है, उसके ऊपर भी ये लॉ एप्लीकेबल होगा। इंडियन एक्सपीडिशन जो अंटार्कटिका में होने वाले हैं उसमें कुछ लिमिटेशंस इंपोज की गई हैं, जैसे कि बिल प्रोहिबिट करता है कि अंटार्कटिका के रीजन में कुछ एक्टिविटीज परफॉर्म नहीं की जा सकती जब तक कि उनके लिए परमिट या फिर रिटन ऑथराइजेशन ना पा लिया गया हो। एक कमेटी का भी गठन किया जाएगा अंटार्कटिक गवर्नेंस एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए, जो कि मॉनिटर करेगा, इंप्लीमेंट करेगा और इंश्योर करेगा इस ट्रीटी, ये जो पूरा ट्रीटी नहीं बल्कि जो बिल है, जो कानून है, उसके प्रावधानों के कंप्लायंस को लेकर। फर्दर जो इंटरनेशनल लॉज हैं, जो एमिशन स्टैंडर्ड्स हैं, उनको फॉलो किया जा रहा है कि नहीं, कमेटी इसे भी देखेगी। कमेटी के एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होंगे मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के, जो सेक्रेटरी होंगे वो। एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन का मतलब ये होता है कि whosoever will be secretary of Ministry of Earth and Sciences will be automatically एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन। जो भी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस का सेक्रेटरी होगा वो ऑटोमेटिकली ही चेयरपर्सन बन जाएगा इस कमेटी का। यहां पर कुछ एक्टिविटीज जो प्रोहिबिट की गई हैं, जैसे ड्रिलिंग, ड्रेजिंग, एक्सकेवेशन या फिर मिनरल रिसोर्सेज का कलेक्शन। इनफैक्ट उन्हें आइडेंटिफाई करने के तरीकों को भी रोका गया है। केवल साइंटिफिक पर्पज से इस प्रकार के लिए परमिट दिया जा सकता है, नहीं तो वहां पे किसी भी प्रकार के नेचुरल रिसोर्स के एक्सप्लॉयटेशन को रोका गया है अंडर दिस बिल। स्ट्रिक्ट प्रोहिबिशन होगा अगर वहां के नेटिव प्लांट्स फ्लाइंग या फिर लैंडिंग, वहां पे अगर हेलीकॉप्टर्स वगैरह लैंड किए जाते हैं या वेसल्स को ऐसे ऑपरेट किया जाता है जिससे कि बर्ड्स, सील्स वो डिस्टर्ब हो जाए, वहां की सॉइल रिमूव हो जाए, या फिर जो बायोलॉजिकल मटेरियल है जो अंटार्कटिका का नेटिव है, अगर उसको किसी भी प्रकार का डिस्ट्रप्शन होता है तो इस प्रकार की एक्टिविटीज पूरी तरीके से प्रोहिबिटेड होंगी। फर्दर किसी भी नए एनिमल, बर्ड, प्लांट या माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स को हम अंटार्कटिका में इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते क्योंकि वो इन्वेजिव हो सकते हैं वहां के लिए, वहां के इकोसिस्टम को बर्बाद कर सकते हैं, तो ये भी रहेगा प्रोहिबिटेड। इंडियन टूर ऑपरेटर्स इस बिल के तहत वो परमिट लेने के बाद लोगों को टूरिज्म के पर्पज से वहां पे ऑपरेट कर सकते हैं। इंडिया चूंकि सिग्नेटरी है अंटार्कटिका ट्रीटी के लिए 1983 से ही, इसलिए जरूरी है कि इंडिया कुछ लॉज स्पेसिफाई करे कि वो कैसे रिसर्च बेसिस वगैरह को गवर्न करने वाला है और कैसे वो अंटार्कटिका को प्रिजर्व करेगा। इंडिया सिग्नेटरी है कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ अंटार्कटिक मरीन लिविंग रिसोर्सेस और कमीशन फॉर कंजर्वेशन ऑफ अंटार्कटिक मरीन लिविंग रिसोर्सेस। इन दोनों के साथ ही मिलकर इंडिया अंटार्कटिका का जो प्रिस्टीन नेचर है उसे बचाने की कोशिश करता है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल फास्टर प्लेटफॉर्म के बारे में है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अभी हाल ही में फास्टर प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया। इसका फुल फॉर्म है फास्ट एंड सिक्योर्ड ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स हैं उनको बहुत ही तेजी से जो उनका डेजिग्नेशन, जो डेजिग्नेटेड जगह है वहां पर पहुंचा दिया जाए। यह है क्या? यह है एक डिजिटल प्लेटफॉर्म, एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म जिसके माध्यम से इंटरिम ऑर्डर्स, स्टे ऑर्डर्स या फिर बेल ऑर्डर्स जो अथॉरिटीज हैं उन तक पहुंचाया जा सकेगा, इलेक्ट्रॉनिकली कम्युनिकेट किया जा सकेगा। इसे किसने डेवलप किया है?
इसे डेवलप किया गया है रजिस्ट्री ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। कोलैबोरेशन रहा है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर यानी कि NIC का। क्या करेगा ये इसमें होगा एक फास्टर सेल। जो फास्टर सेल है उसे स्टैब्लिश किया गया है सुप्रीम कोर्ट की जो रजिस्ट्री है, रजिस्ट्री ऑफ सुप्रीम कोर्ट, उसके द्वारा। यहां पर डिजिटली साइन रिकॉर्ड्स होंगे, जो किसी कोर्ट का ऑर्डर हो सकता है, कोर्ट की प्रोसीडिंग हो सकती है, जो बेल से रिलेटेड हो सकता है। जो नोडल ऑफिसर्स हैं या फिर ड्यूटी होल्डर्स हैं, उन्हें ईमेल के माध्यम से वो जानकारी पहुंचा दी जाएगी। देखिए क्या होता है, मान लीजिए किसी व्यक्ति को बेल मिलनी है, तो वहां पे मजिस्ट्रेट से जाकर बेल लेनी होगी। अगर कोर्ट से बेल मिल गई तो कोर्ट से बेल मिलने के बाद एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस होता है। अब जो डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस है वो आपको 5 बजे के पहले कंप्लीट करवाना होगा, क्योंकि 5 बजे तक वो जो डॉक्यूमेंट है वो जेल अथॉरिटीज के पास पहुंच जाना चाहिए। उसके लिए वो डॉक्यूमेंट जाता है एक ऑफिस में, वहां पे ऑफिस से कोई भी एक स्टाफ होता है, वो उसे 4 बजे या 4:30 बजे तक जितनी डिस्टेंस है जेल की, उतने बजे उस डॉक्यूमेंट को कलेक्ट करके फिजिकली लेके जाता है। मतलब आपको अगर किसी व्यक्ति की बेल चाहिए तो आप उस अथॉरिटी के पास 4-4:30 बजे तक इंश्योर करिए कि सारे डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाए, क्योंकि उसके बाद 5 बजे के पहले वो डॉक्यूमेंट ले जाकर बेल के लिए जेल अथॉरिटीज को सौंपेगा। अगर वो ऐसा नहीं कर पाया या आपका जो डॉक्यूमेंट है वो 4-4:30 तक सबमिट नहीं हो पाया फिजिकली, तो फिर वो उस दिन नहीं पहुंचेगा, फिर वो प्रोसेस अगले दिन चला जाएगा। इन बिटवीन अगर कोई वैकेशन आ गया, कोई छुट्टी आ गई, 2-4 दिन के लिए जो पूरा प्रीमाइस है वो बंद हो गया, तो फिर व्यक्ति जेल में ही रह जाएगा। ये जो प्रॉब्लम होती है, इससे बचने के लिए ये है कि वो डिजिटली साइंड रिकॉर्ड होगा, वो सीधा जेल अथॉरिटीज के पास पहुंच जाएगा। अब किसी व्यक्ति को उस डॉक्यूमेंट को समेटना नहीं है 4-4:30 बजे और 5 बजे तक पहुंचाना नहीं है, ये प्रक्रिया नहीं फॉलो करनी पड़ेगी, वो सब ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो ये फायदा हो जाएगा। इसे इंप्लीमेंट करने के लिए कुछ नोडल ऑफिसर्स नियुक्त किए जाएंगे सभी डिस्ट्रिक्ट में। अभी तक 73 नोडल ऑफिसर्स को नॉमिनेट किया जा चुका है अलग अलग लेवल पे, और ये स्पेसिफिक जुडिशियल कम्युनिकेशन नेटवर्क यानी कि JCN के तहत काम करेंगे। सिग्निफिकेंस ये है कि जो अंडर ट्रायल्स हैं अब उन्हें कई दिनों तक वेट नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज बेल मिलने के बाद भी उनका डॉक्यूमेंट रेडी नहीं है, तो अब वो जो बेल ऑर्डर्स है वो प्रिजन में पहुंच जाएंगे। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वो UVIT J 2022 के बारे में है। इंडिया के एस्ट्रोनॉमर्स ने एक फेंट गैलेक्सी को डिस्कवर किया है, नाम दिया है यूविथ J 2022, जो अभी तक छुपा हुआ था। फेंट गैलेक्सी क्या होती है? देखिए, फेंट गैलेक्सी एक ऐसी गैलेक्सी होती है जो आसपास का जो डार्क स्काई है उसके कंपैरिजन में उनका जो ब्राइटनेस होता है वो काफी लो होता है, इसीलिए वो छुप के रह जाते हैं, दब के रह जाते हैं। मतलब उनकी जो ब्राइटनेस होती है वो आसपास के सराउंडिंग से 10 टाइम्स फेंटर होती है, मतलब कम होती है ब्राइटनेस, तो वो दिखते नहीं आसानी से। जो फेंट गैलेक्सीज होती हैं वो 15% यूनिवर्स का मास कवर करते हैं। उन्हें डिटेक्ट करना काफी मुश्किल होता है, बिकॉज उनकी ल्यूमिनोसिटी बहुत कम होती है, उनकी जो ब्राइटनेस होती है वो बहुत कम होती है। जैसे फेंट गैलेक्सी जो है उसे डिस्कवर किया गया है जब हम एक नोन गैलेक्सी को स्टडी कर रहे थे, उसका नाम था NCG 6902A। देखिए ये गैलेक्सी यहाँ पे है, ये गैलेक्सी कितनी ब्राइटर है अगर आप देख पा रहे हो इमेज में, तो हम इसे स्टडी कर रहे थे और इसके पास में यहां पर एक गैलेक्सी थी जो हमें दिखती ही नहीं थी, या तो हम उसे नजरअंदाज कर देते थे या हमें ऐसा लगता था कि ये इसी गैलेक्सी का पार्ट है। अभी समझ में आया कि नहीं, ये तो एक ऑलटुगेदर डिफरेंट गैलेक्सी है जो कि अर्थ से 136 मिलियन लाइट ईयर्स की दूरी पर है। चूंकि इसके पास में बहुत ही ब्राइटर गैलेक्सी है तो उसकी ब्राइटनेस के सामने ये दब जाता था और समझ में नहीं आता था कि है ये एक्सट्रीमली फेंट है, मतलब कि 10 गुना कम इसकी ब्राइटनेस है। सिग्निफिकेंस क्या है इस डिस्कवरी की? देखिए, इससे हमें पॉसिबिलिटीज पता चलेंगी कि ऐसी कई सारी और गैलेक्सीज हो सकती हैं जिनको या तो हम रॉन्गली इंटरप्रेट करते हैं या फिर उनके बारे में हम जानकारी इकट्ठा कर ही नहीं पाते, बिकॉज वो हमें दिखते ही नहीं। मैं आपको बता दूं कि जो कुछ भी हम यूनिवर्स में देख पाते हैं जो हमारे लिए नोन है उसे बैरियोनिक मैटर कहा जाता है, जिसमें शामिल हैं गैलेक्सीज, अर्थ, मून्स, प्लैनेट्स, स्टार्स, ये सब बैरियोनिक मैटर कहे जाते हैं। ये 5% हमारे यूनिवर्स का पार्ट कवर करते हैं, बाकी 95% में शामिल है डार्क मैटर और डार्क एनर्जी, जिनके बारे में बहुत कम जानकारी है और अभी ये एक्सप्लोर्ड एरिया है जिसके बारे में जानकारी इकट्ठा की जा रही है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल यूनियन टेरिटरी के बारे में है। आपको पता होगा कि पंजाब में बहुत ही मैसिव विक्ट्री मिली है आम आदमी पार्टी को, तो वहां पर कई सारे नए इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। इन नए इनिशिएटिव्स के साथ आ रही हैं कुछ नई कंट्रोवर्सीज। पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने भी हाल ही में असेंबली में एक रेजोल्यूशन मूव किया जिसमें उन्होंने ये बोला कि जो चंडीगढ़ है उसे तत्काल प्रभाव से पंजाब को मूव कर दिया जाए या पंजाब को सौंप दिया जाए। आपको पता है कि चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी है और कैपिटल सिटी है ना केवल पंजाब की बल्कि हरियाणा की भी। इन दैट केस अगर ये कंट्रोवर्सी बढ़ती है तो इस कंट्रोवर्सी में हरियाणा भी शामिल होगा। यूटीज की बात करें तो यूटीज को डायरेक्टली गवर्न किया जाता है यूनियन टेरिटरी के फॉर्म में यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा। पार्ट 8 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है वो यूनियन टेरिटरीज के एडमिनिस्ट्रेशन के संबंध में चर्चा करता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक एडमिनिस्ट्रेटर, जिसे कई बार लेफ्टिनेंट गवर्नर भी कहा जाता है, वो यूटी में अपॉइंट करते हैं। उनकी जिम्मेदारी होती है कि यूटी के सभी कामकाज को देखें
और सेंट्रल गवर्नमेंट की विल के अकॉर्डिंग वहां की सभी चीजों को मैनेज करे। जो यूनियन टेरिटरी का कॉन्सेप्ट है ये हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, बल्कि इसे 1956 में 7वें संशोधन के माध्यम से इनकॉर्पोरेट किया गया। ये जानकारी हो सकता है कि आपके लिए नई हो। मैं रिपीट कर देता हूं कि यूनियन टेरिटरी का कॉन्सेप्ट हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, रेदर इसे 7वें संशोधन के माध्यम से 1956 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट किया गया। यूटीज को अलग अलग तरीके से गवर्न किया जाता है डिपेंडिंग कि वो किस टाइप के हैं। कुछ यूटीज बहुत ही छोटे होते हैं, जैसे कि चंडीगढ़, दमन एंड दीव, दादर एंड नगर हवेली। यहां पे कोई इलेक्टेड असेंबली नहीं है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के सीधे कंट्रोल में होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, जैसे कि पुदुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर। यहां पर गवर्नमेंट भी होती है और लेफ्टिनेंट गवर्नर भी अपॉइंट किए जाते हैं, गवर्नर होते हैं जो बाकी का कामकाज देखते हैं। एक मामला आता है न्यू दिल्ली का। जो दिल्ली है वो ऑलटुगेदर डिफरेंट है सभी यूटीज से। आप इसे यूनियन टेरिटरी और स्टेट के बीच में रख सकते हैं, जिसको काफी हद तक अथॉरिटीज है। आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें किसी भी नए स्टेट या यूटी को बनाने की जो पूरी जिम्मेदारी है वो यूनियन पार्लियामेंट को दे दी गई है। तो वही ये कर सकते हैं, पार्लियामेंट किसी भी नए स्टेट या यूटी को अनाउंस कर सकते हैं एग्जिस्टिंग स्टेट को तोड़कर या फिर मर्ज करके, तो ये अधिकार उनके पास ही है। नेक्स्ट आर्टिकल शेड्यूल्ड ट्राइब्स के स्टेटस के बारे में है। लोकसभा में हाल ही में एक बिल पास करके कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर को अमेंड करके जो दारलोंग ट्राइबल क्लैन है त्रिपुरा का, उसे शेड्यूल्ड ट्राइब में शामिल कर दिया गया है। बात करते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में। सेंसस 1931 के अकॉर्डिंग शेड्यूल्ड ट्राइब, जिसे बैकवर्ड ट्राइब के नाम से भी पुकारा गया है, वो या तो एक्सक्लूडेड रहे हैं मेन स्ट्रीम सोसाइटी से या फिर पार्शियली एक्सक्लूडेड रहे हैं। वो कभी भी मेन स्ट्रीम सोसाइटी का हिस्सा नहीं बन पाए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने फॉर द फर्स्ट टाइम जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स इन ट्राइबल ग्रुप से आए उन्हें बैकवर्ड ट्राइब्स का रिप्रेजेंटेटिव इस प्रकार से संबोधित किया गया प्रोविंशियल असेंबलीज में। तो ये समझ में आया कि ऐसे लोगों को बैकवर्ड ट्राइब इस शब्दावली से रिकॉग्नाइज किया जाने लगा। कॉन्स्टिट्यूशन में ये क्राइटेरिया नहीं दिया गया है कि आखिर हम शेड्यूल्ड ट्राइब को कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, इसीलिए काफी हद तक 1931 की डेफिनेशन को ही आजादी के बाद इस्तेमाल किया गया। आर्टिकल 366 का क्लॉज 25 है, जहां पे ये तो नहीं बताया गया कि शेड्यूल्ड ट्राइब कौन होगा, रेदर वहां पे प्रोसेस बताया गया है कि आखिर शेड्यूल्ड ट्राइब को कैसे डिक्लेयर किया जाएगा। शेड्यूल्ड ट्राइब का मतलब आर्टिकल 342 के तहत यह है कि शेड्यूल्ड ट्राइब ऐसी ट्राइब्स या ट्राइबल कम्युनिटीज या फिर पार्ट ऑफ ग्रुप जो कि आर्टिकल 342 के तहत शेड्यूल्ड ट्राइब हैं। तो आर्टिकल 366 क्लॉज 25 में यह नहीं बताया गया कि शेड्यूल्ड ट्राइब कौन है, बल्कि यह कह दिया गया कि आर्टिकल 342 के तहत जो शेड्यूल्ड ट्राइब है वही शेड्यूल्ड ट्राइब है। अब मामला आता है आर्टिकल 342 में क्या है, तो आर्टिकल 342 में भी नहीं बताया गया है कि शेड्यूल्ड ट्राइब कौन होगा, रादर यह बताया गया है कि उन्हें कैसे रिकॉग्नाइज किया जाएगा। आर्टिकल 342 का जो क्लॉज 1 है वो ये बोलता है कि प्रेसिडेंट किसी स्टेट या यूटी के रेस्पेक्ट में, अगर वो स्टेट का मामला है तो वहां के गवर्नर के साथ कंसल्ट करने के बाद एक पब्लिक नोटिफिकेशन के माध्यम से किसी ट्राइब, ट्राइबल कम्युनिटी या पार्ट ऑफ ग्रुप किसी ट्राइब के भीतर ही उन्हें शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा दे सकते हैं किसी भी स्टेट या यूटी में। तो कुल मिलाकर शेड्यूल्ड ट्राइब कौन होगा ये तो नहीं बताया है, कैसे बनाएंगे ये बता दिया गया है आर्टिकल 342 क्लॉज 1 में। आर्टिकल 366 का क्लॉज 25 तो कुछ बताता ही नहीं है, सिंपली यही बोलता है कि आर्टिकल 342 के क्लॉज 1 में जो शेड्यूल्ड ट्राइब है वही शेड्यूल्ड ट्राइब है। तो मतलब ऐसा ही है सिस्टम, जान लीजिए आप। वर्तमान में 705 ट्राइब्स हैं जिन्हें नोटिफाई किया गया है, जिनमें सबसे बड़ी संख्या आपको मिलेगी ओडिशा में, जो हमारी 5वीं अनुसूची यानी कि 5th शेड्यूल है। वो शेड्यूल एरियाज और शेड्यूल ट्राइब, आई रिपीट, शेड्यूल एरियाज और शेड्यूल ट्राइब के एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल की बात करता है, जिनमें 4 राज्य शामिल नहीं है, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इन 4 राज्यों की बात नहीं की गई है, बाकी जो राज्य जहां पर ये ट्राइब्स पाई जाती हैं उन्हें कवर किया गया है। इन्हें इसलिए कवर नहीं किया गया है 5वीं अनुसूची में बिकॉज इनके लिए विशेष प्रावधान है 6ठी अनुसूची में, जहां पे ट्राइबल एरियाज के एडमिनिस्ट्रेशन की बात की गई है, जहां पर स्पेशल फोकस है इन 4 राज्यों पर, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। अब ये बात करते हैं दारलोंग कम्युनिटी के बारे में। ये त्रिपुरा की बिलोंग करने वाली एक ट्राइबल कम्युनिटी है जिसकी पॉपुलेशन लगभग 11,000 के आसपास है। हालांकि इनमें एजुकेशन सिस्टम और कल्चरल एक्टिविटीज काफी बढ़िया है, इसीलिए लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में ये लोग आपको सीनियर पोजीशन पे भी मिल जाएंगे। हमारा जो एक क्वेश्चन है, ट्राइब्स वगैरह पे प्रश्न पूछे जाते हैं, यही जस्टिफाई करने के लिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे रखा गया है। 2014 में देखिए प्रश्न आया था कि चांगबा कम्युनिटी जो इंडिया की है उसके बारे में स्टेटमेंट आप कंसीडर करिए। ये उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, ये पश्मीना गोट पालते हैं और उनसे ऊन निकालते हैं। तीसरा, ये शेड्यूल ट्राइब की कैटेगरी में आते हैं। आप देख रहे हैं कि एक ट्राइब से कौन सी इंफॉर्मेशन आपके लिए काम की है। पहली बात, वो कहाँ के हैं, उनकी स्पेसिफिकेशन क्या है, वो शेड्यूल ट्राइब हैं या नहीं, अगर किसी कम्युनिटी की हम बात कर रहे हैं तो ये प्रश्न है। अब देखिए ये पहला स्टेटमेंट तो गलत है बिकॉज जो चांगबा ट्राइब के लोग हैं वो आपको मिलते हैं लद्दाख में,
और आपको वैसे भी अंदाजा लगा लेना चाहिए कि बेसिकली अगर हम बात करें पश्मीना गोट की, वूल की, तो जम्मू कश्मीर या जो लद्दाख का रीजन है वहीं पर बेसिकली तैयार किया जाता है। तो पश्मीना गोट या पश्मीना वूल जो है वो उत्तराखंड में नहीं मिलेगा, आपको बहुत बड़े स्केल पे नहीं मिलेगा, एंड दैट इज द रीजन कि ये स्टेटमेंट आप एलिमिनेट कर सकते थे। बाकी दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट आपके लिए करेक्ट है, तो बी निकल के आएगा आंसर 2 और 3। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल एक पेंटिंग के बारे में है जिसका टाइटल है बैटल ऑफ पोलिलूर। ये पेंटिंग अभी हाल ही में न्यूज में देखी गई है। टीपू सुल्तान जो कि आर्ट के पैटर्न के रूप में जाने जाते हैं, उन्होंने इस पेंटिंग को बनवाया था। ये 32 फुट लंबी मोन्यूमेंटल पेंटिंग है जिसमें बैटल ऑफ पोलिलूर को डिपिक्ट किया गया है। वो बैटल जिसमें मैसूर की आर्मी जिसे लीड कर रहे थे हैदर अली वहां के शासक और उनके बेटे टीपू सुल्तान, उन्होंने बैटल ऑफ पोलिलूर जिसे बैटल ऑफ पेराम्बकम के नाम से भी पुकारा जाता है 1780 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हरा दिया था। टीपू सुल्तान ने इस पेंटिंग को मुराल पेंटिंग के फॉर्म में 1784 में बनवाया था। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल गुड़ी पड़वा के बारे में है। गुड़ी पड़वा जिसे चैत्र शुक्लादि, उगाड़ी, गुड़ी पड़वा, चेती चांद, नवरेह या फिर साजिबू चैरोबा इस नाम से पुकारा जाता है। कई सारे नाम है इसके अलग अलग रीजन में। स्प्रिंग फेस्टिवल होता है, मराठी या कोंकणी हिंदूज का ये नया साल होता है। हालांकि कई सारे अन्य रीजन में भी लोग इसे नए साल के रूप में कॉमेमोरेट करते हैं। महाराष्ट्र, गोवा और जो यूटी है दमन की, वहां पर इसे बहुत ही बड़े स्केल पे चैत्र महीने के पहले दिन पर, जिसे लूनी सोलर मेथड जो है हिंदू कैलेंडर का, उसके अनुसार ये साल का पहला दिन होता है, उसी ओकेशन पे इस फेस्टिवल को मनाया जाता है। पडवा या फिर पाडवो ये संस्कृत वर्ड प्रतिपद से निकला है जिसका मतलब होता है लूनर फोर्टनाइट का पहला दिन, और इसे साल का पहला दिन मानते हैं। यहाँ पे कलरफुल फ्लोर डेकोरेशन होता है, रंगोली वगैरह बनाई जाती है। स्पेशल गुधी ध्वज एक तैयार किया जाता है, मतलब एक झंडा होता है, उस झंडे पर माला चढ़ा दी जाती है, नीम के पत्ते लगाए जाते हैं, एक कलश उसके ऊपर टांग दिया जाता है। इस प्रकार से एक झंडे को डेकोरेट किया जाता है, लोग अपने घरों को सजाते हैं। और ऐसा माना जाता है कि इसके साथ स्प्रिंग सीजन आ जाता है, रबी की क्रॉप्स जो हैं वो पकने लग जाती हैं। यह भी माना जाता है कि इसी दिन जो भगवान ब्रह्मा हैं उन्होंने समय और यूनिवर्स को बनाया था। यह भी मान्यता है कि रावण को हराने के बाद भगवान राम अयोध्या आए थे, उसके बाद इसी दिन उनका राज्यरोहण किया गया था, कोरोनेशन किया गया था। फेस्टिवल्स एंड फोक डांस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए यहाँ पर 2018 का ये प्रश्न है। चपचारकुट फेस्टिवल मिजोरम, खोंजम पर्व बैलेट मणिपुर और थांगता डांस सिक्किम। आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत। आंसर आपके सामने है, 20 का करेक्ट आंसर है, मतलब पहला और दूसरा तो करेक्ट है, और गलत क्या है तीसरा, मतलब थांगता डांस सिक्किम का नहीं है। मैं नहीं बताऊंगा कहां का है, ये तो आप बताएंगे मुझे कमेंट बॉक्स में कि थांगता डांस किस राज्य से बिलोंग करता है। चलते हैं अपनी स्कीम के सेगमेंट में। नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट ई-नैम स्कीम की बात करेंगे। मैं आपको बता दूं ये स्कीम कोई नई स्कीम नहीं है, इस स्कीम को लॉन्च किया गया था 2016 में। हालांकि स्कीम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अक्सर न्यूज में रहती है। इनफैक्ट 2021-22 का जो बजट रहा उसमें यह कहा गया कि हम 1000 और जो मार्केट है उसे ई-नैम के साथ इंटीग्रेट करेंगे। फर्दर कोविड-19 के समय में भी ई-नैम काफी ज्यादा हाईलाइटेड रहा। तो ये स्कीम तो 2016 की है, लेकिन अक्सर न्यूज में रहती है, इसलिए आप इसके बारे में जरूर से जानते रहिए। नोडल मिनिस्ट्री वही है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, सारा पैसा केंद्र सरकार लगाएगी। इसके माध्यम से एक डिजिटल फॉर्मेट में हम एग्रीकल्चर मार्केट को यूनिफाई कर रहे हैं। मतलब एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जहां पे बायर्स और सेलर्स जान पाएंगे, किसान बता पाएंगे कि वो इतना फसल इस ये जो ग्रेन टाइप है इसे इतने में बेच रहे हैं, और सेलर्स बिड कर सकते हैं कि भाई मैं आपका इतने में ले लूंगा, मैं आपका इतने में ले लूंगा। उसके बाद उन्हें एपीएमसी मार्केट में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बिकॉज एपीएमसी मार्केट के जो बिडर्स हैं वो यहीं पर ऑनलाइन उनके सामान को या फिर जो उनका ग्रेन है उसको ऑक्शन कर लेंगे। ई-नैम एक पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है, समझ में आ गया। ये एक ऑनलाइन पोर्टल है जहां पे एपीएमसी मंडी को लिंक किया जा रहा है। तो यहां पर जो स्टेट लेवल पे सबसे पहले इसे फिट किया जाएगा, फिर हम इसे पैन इंडिया लेवल पे लेके चले जाएंगे। ये मार्केटिंग या ट्रांजैक्शन प्रोसीजर्स को स्ट्रीमलाइन कर देगा और वहां पर एक यूनिफॉर्मिटी को मेंटेन करेगा। फर्दर बेटर मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज होगी फार्मर्स के लिए भी और सेलर्स के लिए भी। मतलब फार्मर्स अपना अनाज बेच पाएंगे, सेलर्स अच्छे दाम पर सीधे किसानों से जो फसल है उसे ले पाएंगे, और जो बीज बिचौलिए हैं उनसे भी बच पाएंगे। इससे प्राइसेस स्टेबल रहेंगे और किसानों को ज्यादा फायदा होगा। ई-नैम पूरी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट फंड कर रही है और इसे इंप्लीमेंट कर रहा है स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम यानी कि SFAC। ई-नैम पोर्टल जो है वो एक सिंगल विंडो सर्विसेज की तरह काम करता है, जहां पर एपीएमसी रिलेटेड इंफॉर्मेशन और सर्विसेज किसानों को एक साथ मिल जाती हैं। कवरेज की बात करें तो देखिए 1000 जो मार्केट है 18 राज्यों और 3 यूटीज में अभी तक ई-नैम से लिंक हो चुका है। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया 2021-22 के बजट में कहा गया कि हम 1000 और मंडीज को इससे लिंक करेंगे। कोविड-19 के समय में ई-नैम बहुत काम आया, जहां पर हमने वेयर हाउस बेस्ड ट्रेडिंग मॉड्यूल को इससे लिंक कर दिया। जैसे अनाज जो किसान या फिर सब्जियां फल जो वेयर हाउस में रखते हैं वो सीधा उसकी रिसीट को निगोशिएट कर सकते हैं, उसके बेसिस पे लोन ले सकते हैं या फिर उसे ही बेच भी सकते हैं। जो FPO यानी कि फार्मर प्रोड्यूसर ट्रेडिंग मॉड्यूल्स हैं वो
जो उनका सेंटर है, कलेक्शन सेंटर है, जैसे कि एफपीओ मैंने आपको बताया था कि कई सारे फार्मर्स इकट्ठा होकर अनाज उगा लेते हैं, फिर उसे एक कलेक्शन सेंटर पे इकट्ठा कर लिया जाता है। तो वो एपीएमसी मंडी में जाने के बजाय अपने कलेक्शन सेंटर से ही सीधा जो सेलर्स हैं उन्हें अपना जो अनाज है वो ई नैम का इस्तेमाल करके बेच सकते हैं, उन्हें एपीएमसी मंडी नहीं जाना पड़ेगा। तो ये कई सारे फायदे ई नैम के हो जाएंगे। आइए रिवीजन करते हैं। अंटार्कटिका ट्रीटी, इंडिया सिग्नेटरी है इसका 1983 से, ये बात तो सही है। दूसरा स्टेटमेंट है दारलोंग कम्युनिटी, आंध्र प्रदेश से, आपको पता है गलत, हमने डिस्कस किया था, इट्स फ्रॉम त्रिपुरा। फास्टर प्लेटफॉर्म जो है ये डेवलप किया गया है, सुप्रीम कोर्ट की जो रजिस्ट्री है और कोलैबोरेशन रहा है एनआईसी का, दैट्स ट्रू। फिफ्थ शेड्यूल और सिक्स शेड्यूल, ये बाउंड्रीज जो स्टेट्स की उनको डिटरमाइन करता है, गलत है, शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में है। बैटल ऑफ पल्लूर पेंटिंग, ये 13वीं सेंचुरी में बनाया गया गोलकोंडा की हिस्ट्री को डिपिक्ट करता है, गलत है, ये टीपू सुल्तान से एसोसिएटेड है। तो हमारा आज का सेशन यहाँ पे समाप्त होता है। धन्यवाद।